हेलो एवरीवन, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और टॉपिक है आज का एंटी डिफेक्शन लॉ। फ्रेंड्स, यह टॉपिक लेने का उद्देश्य एक है कि जो कर्नाटक से जो खेल चालू हुआ, तो कर्नाटक, एमपी, गोवा, मणिपुर अब राजस्थान में जाके पहुंचा है। तो यह खेल क्या है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो इस पे लागू होता है, इस आज लॉ के बारे में हम पूरी सविस्तर से जानकारी लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम यह जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। ठीक है, कि आज जो राजस्थान में जो हलचलें चल रही है, सरकार को अस्थिर करने के लिए जो एक्टिविटी चल रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे जो राजनीतिक अस्थिरता क्यों क्रिएट हो रही है, हमारी जो चुनी हुई सरकार जो है क्यों अस्थिर हो रही है, ये बार बार हर स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है और यह हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या अच्छा है, तो ये सारे चीजें हम विस्तार से जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल परिवर्तन कानून यह कब बना था और क्यों आया, इसके पीछे की भी पार्श्वभूमि हम समझेंगे। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय की बात थी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के जो हमारे माननीय नेता थे, नेतागण, जो उसे हम एक सुप्रीम लेवल पे मानते हैं, उनकी जो आइडियल, जो हमारे छवि बनी है, उनकी जो आइडियल, वो हमारे लिए एक महान, वाकई में महान थे। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे समय बीतता गया, बाद के काल में जो हमें नेतागण दिखते हैं, जो उनको एक आइडियल की बात तो दूर, लेकिन उसे हम क्या कहें वो तो आप अपने अपने तरीके से उसका अंदाज लगा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम यह समझेंगे कि यह कानून कब आया और यह क्या था कानून। जैसे कि हम जानते हैं कि 1967 से यानी भारतीय राजनीति में कुछ हलचलें होने लगी। जैसे इंदिरा गांधी के सरकार में जैसे हम देखते हैं कि जब से इमरजेंसी शुरू हुई और उसके बाद से जो कुछ सरकारें जैसे छोटी मोटी सरकारें बनने लगी, यानी किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनती थी और एमएलए जो होते थे अपना दल परिवर्तन बार बार करते रहते। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि सेंटर में कोई और सरकार है और राज्य में कोई और सरकार है। तो इससे क्या होता था कि जो ट्यूनिंग ठीक से नहीं बन पाती थी और जो एमपी थे, एमएलए थे, एक दल से दूसरे दल में, दूसरे दल से तीसरे दल में यह एक्टिविटी चलती रहती थी। तो इसके लिए तब के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी, इन्होंने सोचा कि क्या हम ऐसा लॉ ला सकते हैं जो राजकीय स्थिरता प्रदान कर सके। तभी 1985 में यह एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और यह संविधान का 52वां संशोधन था। डियर फ्रेंड्स, 52वां संशोधन मीन्स संविधान का जब भी संशोधन होता है तो यह इसकी प्रोसीजर एक हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। जैसे कि जब भी संशोधन संविधान का हो तो 368 के तहत, जैसे कि दोनों सदनों का 2/3 और चालू सदन का पूर्ण बहुमत और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आधे राज्यों की सम्मति बहुत जरूरी होती है। तो यह जब कानून बनाया गया तो इसमें आधे राज्यों की सहमति नहीं ली गई। यह कानून सिर्फ संसद में ही पास करके उसके पूरा रूप दे दिया गया। तो इस कानून के बारे में आप जान गए कि यह 52वां हमारा संशोधन था, यानी इसमें किस आर्टिकल में परिवर्तन करके यह कानून बनाया गया। तो 101, 102, 190 और 191 के तहत इसमें जो परिवर्तन किए गए, इसमें बदलाव किए गए और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान के, हमारे संविधान में एक 10वीं अनुसूची को एक जोड़ दिया गया और यह एंटी डिफेक्शन लॉ से प्रस्तावित किया गया। तो आइए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि यह क्या है और किस तरह से वर्क करता है। यानी जैसे कि एमएलए, एमपी की सदस्यता को कैसे निर्हरता कैसे डिसाइड होता है। तो आइए देखते हैं। तो हम यहां समझेंगे कि एक पॉलिटिकल मेंबर, इंडिपेंडेंस मेंबर और नॉमिनेट मेंबर। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं कि यदि कोई विधायक या एमपी
अपने स्वेच्छा से जब किसी पार्टी का त्याग पत्र दे देता है, उसी अगर मान के चलो कि कोई विधायक है या एमपी है, राज्यसभा सदस्य है, तो वह उस पार्टी के सिंबल से जब चुनाव लड़ता है और उस पार्टी से जब चुन के आ जाता है, अगर वह स्वेच्छा से फिर अगर पार्टी से रिजाइन करता है तो उस पर यह कानून लागू होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि वह कोई कोई विधायक जो होते हैं या फिर एमपी होते हैं जो अपने बल पे नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि 2014 में जो चुनाव हुए और बाद के काल में जो भी चुनाव हुए, तो मेन चेहरा बीजेपी का जो चेहरा थे तो माननीय पीएम मोदी जी थे। तो उनके चेहरे पे उनका नाम के सहारा लेके बहुत सारे लोगों ने अपनी जीत हासिल की। तो हम ये कर सकते हैं कि किसी पार्टी द्वारा जब हम किसी चुनाव लड़ते हैं और उससे अगर जीत के आते हैं तो हमारे कितनी उसमें योगदान होता है या तो उस मेंबर टू मेंबर डिसाइड होता है। तो लेकिन जब भी हम किसी सिंबल पे अगर चुनाव लड़ते हैं तो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, तो हम अगर उसका त्याग पत्र दे दे तो उसे हम रद्द माना, जो हमारी सदस्यता थी उस पार्टी से रद्द माना जाएगा। सेकंड स्टेप में हम यह देखते हैं कि जब पार्टी व्हिप जारी करती है, जैसे कि अभी हम राजस्थान में देखते हैं कि स्पीकर ने व्हिप जारी किया 19 एमएलए के खिलाफ। तो उन्होंने बोला कि हमने किसी पार्टी में अभी तक हम नहीं गए हैं, तो हम पे यह व्हिप कैसे आपने जारी किया, हमें इस उल्लंघन के दायरे में हम नहीं आते। तो इस वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। तो हम देखते हैं कि यह जो बात है कि जो व्हिप जो होता है कि व्हिप के माध्यम से जो पार्टियां होती है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां है वो अपने सदस्यों पे, अपने मेंबर पे कंट्रोल करती है, यानी उसकी जो असहमति होती है उसे बाहर नहीं आने देती, वो अपने अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से ही उसे रूल करना होता है, वो अपने पार्टी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो ये बात होती है कि मेंबर, जब ये दो तरह से हमने देखा कि मेंबर को पार्टी से उसका इस्तीफा हो जाता है, उसे पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि अगर इसमें हम यह भी समझते हैं कि एक होता है इंडिपेंडेंस मेंबर, यानी निर्दलीय सदस्य। जो निर्दलीय सदस्य होता है वह जो चुनाव लड़ता है, अगर चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद वह किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, यानी रूल, तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। लेकिन उसने किसी पार्टी को, यानी किसी पार्टी को बाहर से अगर सपोर्ट दिया है तो उसकी सदस्यता बनी रहती है। थर्ड, इसमें हम देखते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति लोकसभा, जैसे कि राज्यसभा में चुनते हैं, स्टेट में भी नॉमिनेटेड राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। तो इनका जो सिस्टम होता है, इनको 6 महीने के लिए, 6 महीने तक इनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं होता, चाहे किसी भी पार्टी में अपना बहुमत दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। तो ये दोनों में हम थोड़ा डिफरेंस हमको देखना जरूरी हो जाता है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि हमने 2 तरह का सिस्टम देखा। एक था यदि स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे और पार्टी का व्हिप का उल्लंघन करे तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अब हम देखते हैं कि 1/3 मेंबर अगर पार्टी से स्प्लिट कर जाते हैं, यानी उसको विभाजन होता है उसका, तो 1/3 मेंबर अगर पार्टी से निष्कासित यानी निकल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पार्टी का उल्लंघन नहीं माना जाता है, यानी उसे वैलिड करार दे दिया जाता है। उसी तरह जैसे कि 2/3 अगर मेंबर अगर पार्टी से टूट के अगर किसी और पार्टी में जाके मिल जाए तो उसे भी पार्टी का, यानी इस लॉ का उल्लंघन नहीं माना जाता। जैसे कि कोई भी 2/3 मेंबर अगर टूट के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर जाके वो मिल जाते हैं तो उसे इस कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, हमने ये 2 तरीके ये भी देखे। इसका एक बचावात्मक तरीका हम देखते हैं कि स्प्लिट के द्वारा और विलय के द्वारा, यानी एक विलय दूसरे पार्टी में जाके हो जाता है तो इसको भी पार्टी, यानी इस कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट बात जो आती है कि इसमें
सुप्रीम कौन होता है? सुप्रीम यानी स्पीकर जो होता है, इसका अंतिम निर्णय दाता कौन होता है? स्पीकर होता है। और इस स्पीकर के ऊपर पहले जो यह लॉ बनने से पहले और लॉ जब बन गया तो यह भी डिसाइड हुआ कि स्पीकर के ऊपर कोई भी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। न्यायिक जुडिशल में यह मामला नहीं चल सकता, यानी किसी तरह की इसके न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों यह काफी एक क्रिटिकल मुद्दा बन गया था। यानी ये सोच लो कि अगर निष्पक्षता की अगर हम देखते हैं कि चेयरमैन जो होता है एक रूलर पार्टी का ही एक सदस्य होता है, तो निष्पक्ष तरह से कैसे चुनाव यानी डिसीजन ले सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी सकती, यानी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। तो इसमें यह बात हमें सामने आई कि बहुत सारे एमएलए और एमपी कुछ जो स्पीकर के खिलाफ नाराज होते गए और बहुत सारे याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाती गई। और 1993 में 1993 में एक केस सामने आया। वो केस था कियोतो होलोहन वर्सेस जा चिल्लू। यह केस सामने आया और इस केस में यह डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यह भी न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर नहीं है, यह भी न्याय के दायरे में आएगा और इसका भी पुनर्विलोकन हो सकता है। तो यह बहुत बहुत जरूरी एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी कोई भी जो डिसीजन होता है, जैसे हम किसी भी सरकार को अगर अस्थिर होती है तो एक हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की सहारा लिया जाता है। तो अक्सर हम अभी देख रहे हैं कि जो राजस्थान में जो एक्टिविटी चल रहा है, तो वहां के अभी हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आना बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या एक्टिविटीज होती है। दोस्तों इस लॉ के बारे में यह भी कुछ आलोचनाएं देखते हैं कि इस लॉ को कुछ एक आलोचना के दृष्टि से भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या आलोचना होती है। जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी फिलहाल जस्टिस अरुण मिश्रा ने जो एक वक्तव्य दिया है कि हर पार्टी के जो डेमोक्रेसी से चुन के आया हुआ विधायक है उसके अपना मत व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है, वह अपना असहमति व्यक्त कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि पार्टी में अगर किसी पार्टी का व्हिप का उल्लंघन होता है तो उसे पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो वो इसमें हम देखते हैं कि असहमति का जो मुद्दा है यह बहुत ही जटिल होता दिखता है। यानी इसे हम उसकी स्वतंत्रता पे एक बाधा लाते हैं। जो पब्लिक ने उसको चुन के दिया है और उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर अगर हम बंधन ला दे तो ये किसी एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी बात है कि बड़े पैमाने पे जैसे कि हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जो विधायक है एक दल से दूसरे दल में जाके मिलते हैं, यानी स्प्लिट। दोस्तों इसमें एक बात और जोड़ना बाकी था कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्प्लिट का मुद्दा था, जैसे 1/3 मेंबर अगर टूट के जाते हैं तो 1903 में जो कानून बना था संविधान का 1991वां संविधान संशोधन, इसके तहत यह तीसरा जो बात थी, जैसे कि 1/3 वाली जो बात स्प्लिट का मुद्दा था, इसे पूरी तरह से इसे निरस्त कर दिया गया था। यानी 1/3 2003 के संशोधन के अनुसार इसे रद्द कर दिया गया था, इसे कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन इसमें ये लीगली जैसे कि 2/3 हमने देखा कि अगर 2/3 मेंबर किसी पार्टी को उसकी विभाजन होकर अगर दूसरे किसी पार्टी में जैसे विलय ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि उसे मान्यता मिल जाती है। तो इसे एक आलोचना इसकी यह भी होती है कि इसे एक लीगल मान्यता दे दी है कि एक पर्सनल व्यक्ति तो नहीं कर सकता विलय, यानी दूसरे पार्टी में जाके नहीं मिल सकता। लेकिन बहुतांश यानी ज्यादा से ज्यादा लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाके सम्मिलित हो सकते हैं। तो यह एक कानूनी मान्यता इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना होती है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जो विधायक होते हैं जैसे व्हिप के माध्यम से या और भी माध्यम है उसके जो अपने विधायकों पे कंट्रोल बनाए रखती है पार्टी। लेकिन
कोई भी विधायक अगर विधानमंडल के बाहर कोई भी अनाप शनाप आप देखते हैं कि वक्तव्य देते हैं, तो आते हुए समय में हम देखते हैं कि बीजेपी के बहुत सारे एमपी एमएलए कुछ अनाप शनाप वक्तव्य या कांग्रेस पार्टी के हो और कोई भी पार्टी के हो तो देते हैं, लेकिन उनपे कोई इस तरह की एक्शन नहीं लिया जाता, उसे ये बोल के टाल दिया जाता है कि उसका व्यक्तिगत मत है। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ये वह एक विधायक है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तरह बिहेव करना चाहिए। उसका हर एक वक्तव्य जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट जो बातें आती है कि जैसे निर्दलीय और नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जैसे हमने बताया कि यदि यह किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, जैसे कि ये चुनाव निर्दलीय सदस्य जब चुन के आता है तो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, लेकिन यह बात जो नॉमिनेटेड सदस्य है इस पे लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये 6 महीने का ड्यूरेशन के दौरान ये किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, इधर से उधर हो सकता है। तो यह एक कानून की बहुत बड़ी खामी हमें देखने को मिल जाती है। और दूसरी बात यह आती है कि इसमें कि अध्यक्ष की भूमिका हम देखते हैं कि इसमें सुप्रीम जो डिसीजन पावर जिसके पास होता है वह चेयरमैन के पास होता है, स्पीकर के पास होता है, और स्पीकर किसी पार्टी का एक रूलर पार्टी का ही एक व्यक्ति होता है, एक सदस्य होता है। तो हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह एक निष्पक्ष भूमिका निभा सकता है। उस पर कोई ना कोई कितना भी अगर हम सोचे, लेकिन एक माइंड में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक पार्शलिटी की भूमिका आई जाती है। तो हम देखते हैं कि वो पार्शलिटी करेगा, यह नहीं कहा जा सकता, यानी वो हम कह नहीं सकते, यानी उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है। तो हम देखते हैं कि अध्यक्ष की भूमिका होती है वो पार्टी के अकॉर्डिंग जा सकती है। दूसरी बात उसके साथ यह आती है कि पार्टी के जो अध्यक्ष है, जो उस पीठासीन अधिकारी है, उसे कानूनी ज्ञान कितना है, उसे कानूनी ज्ञान के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले पाता है या नहीं ले पाता है। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी हमें खामी दिखती है। दोस्तों, इसमें एक आने वाले जो समय में हमने एक नई बात इसमें देखने को मिलती है हमें कि एक एमएलए लोगों ने, जैसे कि एमएलए एमपी ने और पार्टियों ने एक नया ही तरीका ढूंढ निकाला है, और यह है त्यागपत्र पॉलिसी। जैसे कि त्यागपत्र दे दो, और जब फ्लोर टेस्ट होता है तो उस फ्लोर टेस्ट के माध्यम से कुछ सदस्य को अपसेट कर दिया जाता है और किसी पार्टी को एक बहुमत मिल जाता है, और जिस पार्टी में वह जाना चाहते थे तो उसके चुनाव चिन्ह से उसे फिर से चुनाव बायपोल जो होता है उसके माध्यम से उसको फिर के चुन के लाया जाता है। तो ये कानून का एक बहुत बड़ा बैकडोर हमें देखने को मिलता है। तो इसकी प्राचीनता को बनाए रखना ये आज के लिए हमें बहुत जरूरी हो गया है। तो इस पे और भी कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए ताकि हमारी राजकीय अस्थिरता को कायम किया जा सके, हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सके, तो इस तरह की सिचुएशन फिर से क्रिएट न हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपने ये टॉपिक को पूरी तरह से समझा, और अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।